हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? आप लोग का हमारे होम साइंस विद ट्रिक चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक बता रही थी, जिसमें मैं आपको खाद्यान्नों में दालें और अनाज के बारे में बता दिया। फिर आपको पेय पदार्थ पूरा बता दिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट, फलों वाले पेय पदार्थ और अल्कोहलिक पेय पदार्थ पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर आता है प्राणिज भोज्य पदार्थ का, जिसमें मैं आप लोगों को दूध मिल्क स्टार्ट करी हूँ। तो मिल्क बताने से पहले मैंने मिल्क में कुछ चीज़ें आपको बता दी थी, जैसे मिल्क क्या है, तो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्यों है? तो क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व तो मतलब उपस्थित रहते हैं, इसलिए क्या है, ये संपूर्ण आहार सर्वोत्तम आहार के अंतर्गत रखा जाता है। सभी से उत्तम माना जाता है, कहने का मतलब सभी अवस्था के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। विश्व में दूध में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है। ठीक है। दूध कितने कितने तत्व इसके अंतर्गत होते हैं? तो छह तत्वों का इसमें क्या होता है, समावेश होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो पानी होता है, जो 85 से लेकर 88% तक अलग अलग वर्ग के मतलब जानवरों में होता है। ठीक है। वसा किस रूप में होती है? तो पायस रूप में होती है। 3 से लेकर 6% वसा होती है। प्रोटीन किस रूप में होता है? तो कैसीन होता है। कैसीन का स्वरूप क्या होता है? तो फास्फोप्रोटीन होता है। वो कितनी होती है? तो 3 से 4% होती है। शर्करा किस रूप में होती? तो आप बताएंगे मैम लैक्टोज के रूप में होती। कितने प्रतिशत होती है? तो 4 से लेकर 7% होती है। आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि लोगों को लगता होगा कि दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन पानी के बाद अगर दूध में किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट, वो भी लैक्टोज, शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। 4 से लेकर 7% तक होती है। ठीक है। लाइसिन और थ्रियोनिन की इसमें प्रचुरता होती है। इसकी प्रचुरता दालों में थी। इसमें इसकी कमी किस में होती है? तो आप बोलेंगे मैम अनाजों में इसकी कमी होती है। अनाजों में मिथियोनिन प्राप्त होता है। ठीक है। इसलिए दाल चावल साथ में खाते हैं। और इसमें क्या होता है, लाइसिन थ्रियोनिन ये उपस्थित होता है। इसलिए क्या करता है, दूध जो है, जो ये ऑप्शन होता है प्राणिज भोज्य पदार्थ, जो मांसाहारी जिसका सेवन करते हैं, उसका ये क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट है। और जल कितना होता है? तो आपको पता है कि जल 85 से लेकर 88% तक होता है। ठीक है। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी। और भी कुछ चीज़ें बताई थी कि जैसे कैसीन किस रूप में होता है, कैसीन के रूप कितने होते हैं? तो इसमें अल्फा बीटा गामा होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा एमिनो एसिड होता है? तो आप बताएंगे ग्लूटामिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है। इसका जैविक मूल्य कितना होता है? तो आप बताएंगे मैम 90% होता है। माता के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो 1% होती है। इतनी चीज़ें हम आपको बताए थे। और प्रोटीन क्या होती है? तो प्रोटीन का वर्गीकरण दो रूपों दूध की प्रोटीन का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो जल में जो घुलनशील है वो वे वाटर में होती है। जल में अघुलनशील जो होती है वो क्या होता है, जो पनीर होता है ना, चीज़ को बनाने में मतलब चीज़ ही क्या होता है, वो अघुलनशील जो पार्ट होता है वो होता है, वो कितने % होता है? तो हमने आपको बताया था कि वो 2.5% होता है। और जो जल में घुलनशील होते हैं तो वो क्या होते हैं, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। ये कितने % होते हैं? तो ये 40% होते हैं। और जो लैक्ट ग्लोब्युलिन होता है वो 60% होता है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए हम बताने का बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि क्या हो कि पहली या पीछे की चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाए, क्योंकि जिस चीज़ को दोहराओ नहीं वो चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं। तो चलिए, आपको मैं प्रोटीन पूरा बढ़िया से बता दी थी। अब अगला इसमें पॉइंट है कि दूध में प्रोटीन का पाचन। मैं इस पॉइंट को छोड़ती हूँ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी और बाकायदे बहुत बढ़िया से पूरा समझा दूंगी। ठीक है। इसी की वजह से मैं आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट आता है वसा। तो दूध तथा दूध से बने, एक चीज़ और है, मैं आपको कुछ दिखाने बोली थी कि ये जो दूध का जो संगठन है, अलग अलग बुकों में क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं। हमारे पास कुछ किताबें हैं जिसमें दूध का संगठन दिया हुआ है। मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, बस इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हैं, ये किताब है, ये हाई स्कूल की किताब है, 12 की है। हाई स्कूल में भी दिया, ये इंटर की किताब है, सॉरी। देखिए, इसमें दिया हुआ है दूध का प्रतिशत कि 86% जल स्त्री के दूध में। प्रोटीन कितना होता है, ये रॉन्ग है, लेकिन ये 1.1 होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना दिया? तो 6.6। किसके दूध में? स्त्री के दूध में। देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट कितना दिया है, तो 6.6 दिया हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और किस दूध में? और वसा कितनी है? 3.9। खनिज कितना है? 1.1 है। और कैलोरी कितनी मिलती है? तो 55। ठीक है।
इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखना और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो संगठन है उसमें इसमें थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। और मैं एक और बुक ला के आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए किताब है आपके सामने, इसमें देखिए पॉइंट है, टॉपिक है दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो देखिए इसमें दो तरह से कंपोजिशन ऑफ मिल्क दिया हुआ है। यहाँ पे सामान्य तौर पे लिखा हुआ है कि वसा कितनी होती है, 3 से 6, प्रोटीन कितना होता है 3 से 4, लैक्टोज कितना होता है 4 से 7, और खनिज लवण कितना होता है तो 0.07%, और पानी कितना होता है तो 85 से 87%। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मतलब ये वाला जो वो है, ये क्या है तो ये सामान्य वाला है, सामान्य दूध का संगठन है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये देखिए दोनों में सिमिलर है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये दोनों में क्या है, ये दोनों में सिमिलर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो क्या दिया है कि मिश्रित दूध का निम्नलिखित विश्लेषण आर्द्रभूत टिपिकल माना जाता है। जल कितना है 87.25%, वसा कितनी है तो 3.80%, प्रोटीन कितना है तो 3.50%, और शर्करा कितनी है तो 4.80%, खनिज लवण जिसे भस्म कहते हैं वो कितना, राख भी कहते हैं 0.65%, और संपूर्ण ठोस इसमें कितना होता है तो 12.75%। मैं आपके बस ज्ञान के लिए चीज़ आपको दिखाई हूँ, अगर थोड़ा समय लिया तो उसके लिए माफ़ी है। तो चलिए अगला पॉइंट आता है वसा। आपने प्रोटीन जान लिया कि प्रोटीन क्या होती है, अब नंबर आता है वसा का। तो वसा है कि दूध तथा दूध से बने पदार्थों का स्वाद उनमें पाए जाने वाले वसा के कारण होता है। दूध में जो स्वाद होता है वो किसके कारण होता है तो वो वसा के कारण होता है। ठीक है, दूध में वसा किस रूप में रहती है मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी, कई बार रिवाइज भी करवा चुकी। दूध किस रूप में रहता है तो पायस रूप में रहता है, इमल्सिफाइड फॉर्म में रहता है। मैं आपको ये चीज़ समझाई थी कि जो मक्खन निकालते हैं मतलब क्या होता है, वसा के कणों को छोटा छोटा कर देना, उनके कणों का क्या छोटा हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो, लाइपेज जब इस पर क्रिया करे तो वो आराम से आसानी से पच जाए, इसीलिए इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, और इसको अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इसको नेट पे सर्च करना, आपको ये चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। दूध को माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि वसा के प्रत्येक बारीक कण प्रोटीन, फास्फोलिपिड तथा न्यूट्रल लिपिड के पतली परत से घिरा होता है। अगर दूध को आप माइक्रोस्कोप, एक यंत्र होता है ना सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, आप उससे अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड और क्या न्यूट्रल लिपिड के मतलब उदासीन लिपिड के पतली परत से घिरा रहता है। दूध के प्रकार के अनुसार वसा के कणों का आकार बड़ा या छोटा होता है। मतलब जैसे भैंस का दूध है तभी तो कहते हैं मोटा है। मोटा क्यों होता है, उसमें क्या होता है, वसा के कणों की साइज बड़ी होती है। ठीक है, घनी होती है, और ये किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है तो माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है उसका दूध मोटा होता है। गाय के दूध पतले क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जो वसा के कण होते हैं वो छोटे हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक नॉलेज के लिए बस बताती हूँ, इसीलिए बच्चों को कहते हैं गाय का दूध देने के लिए, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें वसा के कण हैं वो छोटे हैं। तो क्या होगा, बच्चे जो होती है, बच्चों की जो आंत होती है, बच्चों की जो अमाशय स्टमक होता है, वो क्या होता है, वो हार्ड चीज़ों को नहीं पचा सकता क्योंकि उतना मेच्योर नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए गाय का दूध क्या होता है, उसके अणु छोटे होते हैं, तो वो क्या होता है आसानी से पच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि दूध के प्रकार के अनुसार वसा के कणों का आकार बड़ा या छोटा होता है। ठीक, भैंस के दूध के वसा के बड़े कणों वाले होते हैं। भैंस के दूध का वसा के कण कैसे होते हैं तो बड़े होते हैं। माता के दूध में वसा की मात्रा
कम होती है तथा छोटे कणों वाली होती है। माता का दूध इन्हीं कारणों से सुपाच्य होता है। गाय के दूध में 3.5 तथा भैंस के दूध में 7% वसा रहती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा रहती है, तो आप बताएंगे कि मैम 3.5% वसा होती है। और भैंस के दूध में कितनी वसा होती है, तो 7% होती है। इसलिए क्या होता है, ये डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, भैंस के दूध देरी से पचता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों को गाय का दूध देने के लिए। दूध में संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों ही प्रकार के वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। आपको जब मैं फैट का चैप्टर बताऊंगी तो उसमें मैं ये चीज़ें बताऊंगी, संतृप्त और असंतृप्त वसा क्या होती है। जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, टेम्परेचर पे जो क्या हो जम जाती हैं वो संतृप्त होती है। जैसे क्या, घी होता है, मक्खन, ये सब क्या है, ये सब संतृप्त वसा है, सैचुरेटेड जिसे कहते हैं फैट। असंतृप्त क्या होती है, जो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, जमती नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कॉमन सी बात है। इसे ही क्या कहते हैं, जैसे तेल, सूरजमुखी का तेल, और कह सकते हैं आप मूंगफली का तेल। लेकिन देखिए जो नारियल का तेल होता है वो अपवाद है, वो वनस्पति से प्राप्त है, लेकिन देखिए वो क्या होता है, वो जम जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, दोनों ही प्रकार के वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं। दूध में असंतृप्त वसीय अम्ल 37% तथा संतृप्त वसीय अम्ल 62% होता है। देखिए दूध में जो असंतृप्त वसीय अम्ल है उसकी मात्रा कम होती है। कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 37%। एंड जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। दूध से मक्खन निकलता है, दूध से घी निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसमें क्या होगा, सैचुरेटेड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कितनी होती है, 62% होती है। ठीक है, शेष 1% अन्य अम्ल होते हैं। इसके अतिरिक्त वसा में स्टीरॉल्स, फास्फोलिपिड्स, कैरोटीनॉयड, विटामिन ए, डी होता है। स्टीरॉल आपको पता ही है ना, वसा के ही ये सब रूप है। फास्फोलिपिड है, फास्फोरस है, और लिपिड है, संयुक्त लिपिड है। देखिए ठीक है, कैरोटीनॉयड है, विटामिन ए का जो कैरोटीन रूप है, जो उसका प्रीकर्सर पुरोगामी कह सकते हैं, वो विटामिन ए होता है ना, कैरोटीन जो गाजर में मिलती है, तो कैरोटीनॉयड हो गया। विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में भी मिलती है, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल भी मिलता है। इतनी चीज़ें भी दूध में क्या होती है, मिलती हैं। पर दूध में विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। दूध में ओलिक, पॉमेटिक तथा ब्यूटराइट अम्ल होते हैं। जो मक्खन में जो स्मेल होती है ना, ब्यूटराइट अम्ल के कारण होती है। दूध में देखिए कौन कौन से मिलते हैं वसाएं, तो दूध में ओलिक, पॉमेटिक एंड ब्यूटराइट अम्ल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ओलिक, ठीक है, पॉमेटिक एंड ब्यूटीराइट। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये तीनों मिलते हैं। इनमें ब्यूटराइट अम्ल अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए क्या होता है, जब मक्खन को आप कुछ दिन रख दीजिए, या वैसे तो क्या होता है उसमें एक स्मेल आने हो लगती है, किसके कारण, तो ब्यूटराइट अम्ल के कारण। ठीक है, इसी अम्ल की अधिकता के कारण दूध के, घी, मक्खन में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। दूध में वसा 3.5 से 7.5 होता है। अब आप इस चीज़ को ध्यान देना कि 3.5 किस में था, तो आप बोलोगे मैम काऊ में, और 7% किस में था, तो मैम बेफेलो में। ठीक है, किसमें, बेफेलो में। दूध को गर्म करने पर यह वसा मोटी मलाई के रूप में जम जाती है। आप फैट किस रूप में, लोग कहते हैं ना, जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं तो कहते हैं ना कि भैया मलाई वलाई मत खाओ, घी मक्खन का उपयोग मत करो। जो बच्चे दुबले होते हैं, डॉक्टर उनको कहते हैं कि इनको थोड़ा घी दीजिए, मोटा दूध करके दीजिए। जो मतलब कुपोषित होते हैं, या बहुत लोग जो पतले होते हैं, अंडरवेट होते हैं, उनको कहा जाता है घी, मक्खन, दूध इत्यादि का ज़्यादा सेवन करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। वसा युक्त दूध कम सुपाच्य होता है। वसा युक्त दूध कम सुपाच्य क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, उनके कण बड़े बड़े होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से मिल्क को देखते हो तो क्या होता है, कण क्या होते हैं, बड़े होते, जटिल होते। जब लाइपेज उस पर क्रिया करती है तो क्या होता है, आसानी से उसको तोड़ नहीं पाती है। यही वजह है कि जब आप दूध को मोटा कंडेंस कर देंगे और दूध को फैट उसमें रहने देंगे तो क्या होगा, वो आसानी से नहीं पचा, क्योंकि जो वसा एंजाइम है उस पर क्रिया आसानी से उसको नहीं तोड़ पाएगी। बस इतनी सी बात है। यदि दूध में से वसा की मात्रा अलग कर दी जाए तो यह सुपाच्य हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, मक्खन मलाई को हटा देते हैं। जिसको क्या होता है, दूध का डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, और जब एक एज हो जाती है तो दूध के डाइजेशन में सबको प्रॉब्लम होती है। कार्बोज, तो कार्बोहाइड्रेट, दूध में कार्बोज 4 से 5% तक होता है। इस चीज़ को देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लिखा है कितने प्रतिशत होता है, तो 7% तक होता है। दूध में कार्बोज 4 से 5% तक होता है। दूध का शर्करा कौन सी होती है, तो लैक्टोज रूप में रहता है। आपने पीछे देखा था ना 7% तक, और वही सही है कि 7% तक होता है। शर्करा लैक्टोज रूप में रहती है। किस रूप में रहती है, लैक्टोज रूप में रहती है। लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज,
एक अणु गैलेक्टोज होता है। आपको पता है, मैं पीछे ही बताई थी, जब लैक्टोज टूटता है तो क्या होता है, जब लैक्टोज टूटता है, लैक्टोज कैसी शर्करा है, तो आप बोलेंगे कि मैम कैसी शर्करा लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है ना। लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। क्योंकि क्यों डाइसेकेराइड, डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो क्या होता है, जब ये टूटती है तो एक क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। और दूसरा क्या बनता है, तो क्या बनता है, गैलेक्टोज। क्या बनता है, गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। तो ये डाई हो गया ना, एक ये दो मिले तो क्या हो गया, डाई हो गया। तो ये कैसी शर्करा है, लैक्टोज। तो लैक्टोज डाई शर्करा, और टूटने पे क्या बनता है, एक अणु ग्लूकोज बनता है और एक अणु क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। यही दोनों मिल के क्या होते हैं, लैक्टोज का निर्माण करते हैं। और लैक्टोज कैसी शर्करा है, तो लैक्टोज डाई शर्करा है। लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोज होता है। गाय के दूध में 4.5% तथा भैंस के दूध में 4.9% लैक्टोज रहता है। गधे के दूध में 6.5% लैक्टोज रहता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसीलिए कहते हैं दूध, सभी दूध का अगर लैक्टोज की मात्रा का ध्यान देंगे तो 7% कहते हैं। और इसको बांट दिया गया है, तो गाय के दूध में 4.5, भैंस के दूध में 4.9 और किसके गधी के दूध में 6.5% लैक्टोज होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसके दूध में लैक्टोज होता है, तो आप बताएंगे मैम माँ के दूध में होता पूरा 7% लैक्टोज होता है, इसलिए माँ का दूध मीठा होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि माता के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज 7% तक होता है। आप यहाँ से थोड़ा सा याद करने का मैं तरीका बता दूँ। गाय में कितना दिया है, 4 से 5, 4.5। भैंस में कितना दिया है, 4.9। गधी में कितना दिया है, 6.5। एंड माता में कितना दिया है, तो 7। आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत है, गाय का 4.5 और माँ का 7%। क्या, कार्बोज, ठीक है। किस रूप में, लैक्टोज रूप में। मतलब माता का दूध सबसे मीठा होता है। शरीर में सोचती तो बच्चे आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देती, बस लाइन बाय लाइन, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाने का जो सिस्टम शुरू किया है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि चीज़ों को थोड़ा समझा दूंगी तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, इसीलिए वीडियो क्या होता है, कई पार्ट में बन जाती हैं। माता के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज 7% होता है, इसलिए माँ का दूध मीठा होता है, आप जान गए। शरीर में पाचन के बाद लैक्टोज शर्करा लैक्टोज एंजाइम लैक्टेज होना चाहिए, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में विभक्त होकर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आप जानते हैं ग्लूकोज को क्या कहते हैं, करंट क्वाइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ग्लूकोज क्या होती है, हमें तुरंत एनर्जी देती है, क्विक एनर्जी देती है, ठीक है। C12H22 मतलब कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11 प्लस H2O जल। लैक्टोज एंजाइम से जब इसका लैक्टेज होना चाहिए, लैक्टेज एंजाइम जब इसका पाचन करते हैं, जब ये टूटता है, जब ये क्या, ये टूटते हैं जब किसके किसके क्रिया के द्वारा, किसका फंक्शन होता है, आप बताएंगे मैम। इस पे क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम जो है क्रिया करती है, ठीक है। तो क्या करती है, इसको तोड़ती है। तो ये क्या होता है, C6H12O6। आप जानते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। और देखिए गैलेक्टोज भी क्या है, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। अब आप कहेंगे ना मैम गैलेक्टोज का भी यही फार्मूला है, फार्मूला वही है, लेकिन बस अंतर किससे होता है, इनके स्थान चेंज होने से, बस इनमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे आपने जानते हैं ना कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड होती हैं। तो देखिए C6H12O6 टूट गया, C6H12O6 टूट गया, मतलब ये 22 है तो 6 इधर, देखिए 22 है ना हाइड्रोजन, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। लैक्टोज शर्करा के कारण ही दूध दही में बदलता है। लैक्टोज शर्करा के कारण ही दूध किसके बदलता है, तो दूध दही में बदलता है। दूध में दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोज लैक्टोबैसिलस जीवाणु की क्रिया से लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। समझे आप, लैक्टोज शर्करा के कारण दूध क्या बनती है, दही में बदलता है, ये आप जानते भी होंगे। और कौन सा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, वही दूध से दही बनाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु की क्रिया से लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझा दे रही हूँ। ये दूध है, मान लीजिए क्या है, मिल्क, ठीक है, ये मिल्क है। मिल्क में क्या पाया जा रहा था, लैक्टोज,
ठीक है, ये क्या है, दूध की शर्करा है, ठीक है, मतलब दूध की कह सकते हैं दूध की शर्करा है, मिल्क शुगर है, ठीक है, आप ये समझ के दूध की शर्करा है। तो इस पे किसकी क्रिया हुई, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इस पे क्या हुआ, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है क्या हुआ, इस पे क्रिया किया, तो इसको क्या हुआ, तोड़ दिया, ठीक है, क्रिया करके किस में तोड़ दिया, लैक्टिक अम्ल में तोड़ दिया, तो क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल। वही क्या हो जाता है, दूध से दही, दही खट्टी हो जाती है ना, तो क्या हो जाती है, दही क्या हो जाती है, खट्टी होती, तो क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल में तोड़ दिया। मिल्क, मिल्क में लैक्टोज, लैक्टोज पे लैक्टोबैसिलस का क्रिया और तोड़ के क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया, ठीक है, आप चीजें समझ गए होंगे। तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, अतः दूध दही के रूप में जम जाता है, समझ गए आप। लैक्टिक अम्ल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, दूध से अच्छा दही होता है, क्योंकि जैसे आपने दूध पिया तो दूध पे पहले क्रिया हो गई, ठीक है, दूध पे किसकी होगी, रेनिन और पेप्सिन क्रिया करते हैं ना प्रोटीन पे, तो क्या होता है, इनकी क्रिया, रेनिन की क्रिया होगी, तो वो क्या करेगा, दूध को दही बदलेगा, दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद दही आप डाइजेस्ट करोगे, फिर वो अपने सरल रूप में टूटेगा, जिसपे एक रेनिन क्रिया करती है, एक पे पेप्सिन क्रिया करती है। लेकिन देखिए, अगर आप दही खाएं जैसे तो उसको टूटने में कम टाइम लगेगा ना, दूध पहले दही बना, दही के बाद और सरल बना, लेकिन अगर आप दही खाएं तो वो ऑलरेडी दही बन के जब पेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसको पचने में कम टाइम लगेगा। तो दही इसलिए दूध से क्या होता है, अच्छा माना जाता है। लैक्टिक अम्ल स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है, अतः छोटी आंत में उपस्थित कई अनावश्यक एवं हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है तथा कैल्शियम सहित कई खनिज लवणों के अभिशोषण में सहायक होता है। एब्जॉर्बेशन में क्या करता है, सहायक करता है। कौन, लैक्टिक अम्ल। कैसे बनता है, लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ होता है, तो मिल्क में। लैक्टोज कहाँ, मिल्क में। मिल्क पर किसकी क्रिया हुई, लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक जीवाणु है। इस जीवाणु ने मिल्क पे क्रिया की तो क्या बनाया, लैक्टिक अम्ल बनाया। लैक्टिक अम्ल से के बाद क्या हो गया, दूध दही में बदल गया, दूध क्या हो गया, दही बन गया। दही क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट होने में आसान होता है, पाचनशील होता है, ये हमारे पेट को आराम देता है। बहुत प्रकार के जो क्या बोलते हैं, छोटी आंत में जो जीवाणु होते हैं, तो वे छोटी बड़ी आंत में जो जीवाणु होते हैं उसको क्या करता है, ये जो खराब होते हैं उनको इनएक्टिव कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, ये इसका जो है एब्जॉर्बेशन आसान होता है। चीज़ें आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट आता है खनिज लवण, मिनरल्स। दूध फास्फोरस एवं कैल्शियम प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है। दूध में अगर कैल्शियम है तो फास्फोरस होगा, तो विटामिन डी भी होगा, इस चीज़ को याद रखना। दूध फास्फोरस एवं कैल्शियम प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है। दूध का कैल्शियम एवं फास्फोरस शरीर द्वारा शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है तथा अस्थियों एवं दांतों के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। दूध में खनिज लवण उनके साइट्रेट, फास्फोरस एवं ऑक्साइड एवं क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। दूध में जो खनिज होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो साइट्रेट के रूप में, फास्फोरस ऑक्साइड तथा क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम फास्फेट, दूध की जो कैल्शियम होती है किस रूप में होती है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में होती है। सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में होता है। मैग्नीशियम देखिए आप इधर साइट्रेट, तो मैग्नीशियम किस रूप में, साइट्रेट रूप में। मैग्नीशियम किस रूप में, फास्फेट रूप में होता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। जो दूध के मिनरल्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम फोर रूप, मतलब 4 टाइप होता है। एक क्या होता है, साइट्रेट, दूसरा क्या होता है, फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में, तीसरा क्या होता है, तो आप बताएंगे मैम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम फास्फेट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम साइट्रेट हो गया। इस चीज़ को आप याद रखना, बस आप ये 3 चीज़ याद रखना, एक साइट्रेट, एक फास्फोरस ऑक्साइड और एक होता है क्लोरीन के रूप में, ठीक है, सॉरी क्लोराइड के रूप में, ये 3 होता है, ठीक है। तो ये जितने भी, इसमें पोटेशियम किस रूप में होगा, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम किस रूप में हो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम किस रूप में होगा, अगर फास्फोरस में होगा तो कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम फास्फेट, ऐसे चलेगा। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। दूध में लोहा, बोरन, जिंक, मैग्नीज, सिलिका आदि खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं। देखिए दूध में धीरे धीरे करके सारी चीज़ उपस्थित होती है, इसीलिए दूध को क्या मानते हैं, एक संपूर्ण आहार मानते हैं, यही कारण है। नेक्स्ट आता है विटामिन। दूध में विटामिन ए एवं बी समूह के विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि दूध में विटामिन ए एवं बी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और ये सही है कि दूध में ए और बी प्रचुर होते हैं, डी नहीं प्रचुर होता है।
ए और बी प्रचुर होते हैं। दूध में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है, मतलब 150 से 200 IU इंटरनेशनल यूनिट होता है। कितनी? 150 से 200 IU, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त 50 माइक्रोग्राम थाइमीन, 200 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन, देखिए सब बी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। राइबोफ्लेविन मतलब B2, B1 और 18 माइक्रोग्राम नियासिन, 4.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12, साइसे क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामीन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है। 3.3 से 5.6 माइक्रोग्राम क्या होता है, फोलिक अम्ल होता है। अभी B9 होता है ना, B9 फोलिक अम्ल रहता है। ये चीज़ें आप समझ गए। देखिए क्या इसमें, देखिए ए की कितने 150 से 200 IUA है, और उसके बाद B1 कितना परसेंट, 50%, B2 कितना परसेंट, 200%, नियासिन कितना है 80 माइक्रोग्राम, सॉरी परसेंट नहीं माइक्रोग्राम, और उसके बाद B12 कितना है तो 4.5 माइक्रोग्राम, फोलिक कितना है 3.3 से 5.6 माइक्रोग्राम। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूध में विटामिन सी की मात्रा अत्यंत न्यून होती है, 2 से 2.5 होती जो है, वो भी क्या होता है, दूध को जब उबालते हैं तो वो खत्म हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी भी अत्यल्प मात्रा में होता है, इस चीज को आप पॉइंट करिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं एक चार्ट दिखा देती हूँ, थोड़ा इसको भी आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए चार्ट है दूध का संगठन प्रति 100 ग्राम में, ठीक है, प्रति 100 ग्राम में, 100 ग्राम दूध में ये सब चीज़ें इतनी इतनी मिलती हैं। तो देखिए दिया है गाय के दूध में जल कितना होता है, 87.5%। सबसे ज़्यादा देखिए जल किसके दूध में होता है, तो माता के दूध में होता है 88%। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो सॉरी गधे के दूध में सबसे ज़्यादा जल होता है 89%। देख लीजिए यहाँ लिखा है 89.9% गधे के दूध में जल होता है। उसके बाद माता के दूध में, उसके बाद गाय के दूध में आता है। और भैंस के दूध में कम होता है, इसमें क्या होता है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके अणुओं की मात्रा 7% फैट होता है, आपने पीछे देखा था, ठीक है। इसमें देखिए प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, तो भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 4.3, और गाय के दूध में कितना होती है 3.2, माता के दूध में 1.1। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर आता है वसा। तो वसा किस में ज़्यादा होती है, भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा होती है। वसा की मात्रा भैंस के दूध में क्या होती है, सबसे ज़्यादा। गाय के दूध में 4.1% होती है। उसके बाद बकरी का दूध आता है, और माँ के दूध में 3.4% होती है, ठीक है। कार्बोस की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा होती है 7.4, और गाय के दूध में 4.4, माँ के दूध में 5.5, ठीक है। खनिज लवण किस में होता है, तो सब में 0.8। गधे के दूध में मिनरल नहीं होता, और माँ के दूध में 0.1 जो होता है मिनरल होता है। कैलोरी कितनी मिलती है दूध लेने के बाद, इनटेक करने के बाद, तो भैंस के दूध में कितनी 117 मिलती है कैलोरी, और गाय के दूध में 67, उसी के सिमिलर मतलब मिलता जुलता 65% माता के दूध में मिलती है, ठीक है। बकरी के दूध में 72। कैल्शियम की मात्रा आप देख सकते हैं किस में सबसे ज़्यादा है, तो भैंस के दूध में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसके दूध में, भैंस के दूध में। माता के दूध में कैल्शियम की मात्रा 28 मिलीग्राम होती है, ठीक है। फास्फोरस की मात्रा किस में ज़्यादा होती है, भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा होती है। माता के दूध में 11% होती है, गाय में 90% होती है। विटामिन ए माइक्रोग्राम में, तो इसमें क्या है 53%, 55% बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए, इसीलिए वो ज़्यादा पीला होता है, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि मिल्क में जो रंग होता है, जो उसका पिगमेंट होता है मिल्क का, वो किसके कारण होता है, आप मुझे उसका नाम, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मतलब लाइकोपीन है और एंथोसाइनिन है, ये सब कलर होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर होता है, फ्लेवोनाइड बोलते हैं जो वाइट कलर का, वो इसी तरह जो मिल्क का जो कलर होता है, आप मुझे उसको कुरमिन होता है हल्दी में पीला रंग देने के लिए, वैसे ही आप हमको ये बताएंगे कि जो ये मिल्क का कलर होता है वो किस पिगमेंट का, उसका नाम क्या होता है। मैं ये आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। जो मेरी वीडियो देखेंगे, आप मेरी वीडियो पूरी देखा करिए, आप मेरी वीडियो, जो भी मेरी पूरी वीडियो देखेंगे उनसे अनुरोध है, उनसे मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे ये, अगर आपको पता होगा तो बताएंगे, नहीं पता होगा तो भी बोलेंगे कि मैम मुझे नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी, B1, जिसको थाइमिन बोलते हैं MG में। तो वो जो होता है माँ के दूध में 0.02 है, और गाय के दूध में 0.05 है, और भैंस के दूध में 0.04 है। और B2 राइबोफ्लेविन किस में ज़्यादा है, तो देखिए 0.02 जो है माँ के दूध में, गाय के दूध में 0.19 है, और भैंस में जो है 0.10 है,
ऐसे करके है। ये चीज़ें मैंने आपको बस दिखा दी। और इसके नीचे लिखा, ये भी किस पर डिपेंड करता है, उनके चारे पे और उनके जाति पे डिपेंड करता है, मतलब पशु की जाति पे और पशु के चारे पे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप नीचे लिखना, मैं बता दूंगी। और मेरी कोई एक सिस्टर ने मुझसे बोला कि मैम माँ का मिल्क, मदर मिल्क के भी पूरा संगठन कंपोजिशन वगैरह बता दीजिए। मैं इसके जस्ट बाद आपको मदर मिल्क का भी पूरा बता दूंगी। मौसम आता है, मतलब वही मौसम, धात्री स्थिति, ये सब। धात्री स्थिति ये लैक्टेशन पीरियड, मतलब माँ के दूध पे है कि पहले क्या होता है, दूध बहुत गाढ़ा होता है, 2 दिन जो निकलता है वो कोलेस्ट्रम होता है, जिसे खीस बोलते हैं। उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें प्रतिरोधक क्षमता पीने के बाद ज़्यादा आ जाती है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा याद रखिएगा। धीरे धीरे माँ का दूध में पौष्टिकता कम होता है, इसीलिए लोग कहते हैं 6 महीने के बाद दूध छुड़ा देना चाहिए। इसीलिए क्या, पूरक आहार देना शुरू कर देते हैं। दूध छुड़ाने की प्रक्रिया को वीनिंग कहते हैं। ये सब चीज़ें आप थोड़ा याद रखिएगा। दूध के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ मिल्क। तो पहला क्या है, वसा रहित दूध। ये चीज़ मैं थोड़ा ऐसे बता देती हूँ, टाइप ऑफ मिल्क। ये मैं, सॉरी, मैं नोट्स रखी हूँ, मैं उसको दिखा। देखिए यहाँ पे ना, दूध के प्रकार। तो पहला क्या है, वसा रहित दूध, जिसे क्या कहते हैं, स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सप्रेटा मिल्क भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो वसा रहित दूध को क्या कहते हैं, स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं, सप्रेटा मिल्क भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, पहला वसा रहित दूध। वसा रहित शब्द से आप समझ रहे होगे, सहित होता तो वसा इस दूध में होती, रहित है तो मतलब दूध में वसा नहीं होगी। इसे और भी नाम से जानते हैं, इसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं इंग्लिश में। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश वर्जन ही दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इसे क्या कहते हैं, स्किम्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, तो आप बताएंगे टोन्ड मिल्क कहते हैं। कौन सा मिल्क, टोन्ड मिल्क, टोन्ड दूध या टोन्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पहले ये देख लो, फिर सारे के टाइप मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आता है डबल टोन्ड मिल्क, जिसमें 2 दूध मिला दिए जाते हैं। क्या होता है, डबल टोन्ड मिल्क। ये नेक्स्ट क्या है, डबल टोन्ड मिल्क। फिर कौन सा है, चौथे नंबर पे क्या है, तो आप बोलेंगे मैम फिल्ड मिल्क दिया हुआ है। कौन सा मिल्क, फिल्ड मिल्क। नेक्स्ट आता है कौन सा मिल्क, तो आप बोलेंगे होल मिल्क, मतलब संपूर्ण दूध संपूर्ण दूध पाउडर। ठीक है, संपूर्ण, जो क्या होता है, स्प्रे के सामने ना इनको सुखा दिया जाता है, संपूर्ण दूध पाउडर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, स्किम्ड मिल्क। अब ये पाउडर बनने लगे, तो वसा रहित दूध पाउडर। ठीक है, वसा रहित दूध पाउडर। ठीक है, फिर क्या आता है, होल मिल्क। पूरे जो ये जो दूध हम यूज़ करते हैं, होल मिल्क। ठीक है, उसके बाद कंडेंस मिल्क, जो वाष्पित कर दिया जाता है, वो भी क्या बनाया जाता है, पाउडर ही बनाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, स्टरलाइज्ड मिल्क। क्या है, स्टरलाइज्ड मिल्क है अगला, मतलब जिसे कह सकते हैं प्रमाणिक मिल्क। और नेक्स्ट एक आता है कौन सा मिल्क, तो फर्मेंटेड मिल्क। दही दूध होता है ना, फर्मेंटेड मिल्क हो जाता है, जो दही बनता है। फिर नेक्स्ट स्टरलाइज्ड मिल्क। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर है। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है प्रामाणिक मिल्क, दूसरा स्टरलाइज्ड मिल्क है। ये थोड़ा सा जब क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए, तो ये सब थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए क्या है, स्टरलाइज्ड मिल्क, जिसे विसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, तो इतने टाइप के मिल्क होते हैं। और एक 13 नंबर पे क्या है, माल्टेड मिल्क। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। 13 प्रकार के दूध होते हैं। तो उसमें पहला क्या है, जिसे स्किम्ड कहते हैं, दूसरे को टोन्ड कहते हैं, तीसरे को डबल टोन्ड कहते हैं, फिर फिल्ड आता है, फिर फर्मेंटेड, सम होल मिल्क, पाउडर, फैट, मतलब स्किम्ड वही फैट पाउडर, फिर होल मिल्क, फिर कंडेंस मिल्क, फिर स्टराइज्ड मिल्क, फिर फर्मेंटेड मिल्क, फिर स्टरलाइज्ड मिल्क, और फिर क्या, माल्ट मिल्क। 13 तरह के दूध होते हैं। ठीक है, अब मैं नंबर 1 आपको बताना चाहती हूँ।
दूध के प्रकार, फिर दूध के प्रकार बता के फिर मैं यहाँ पे वीडियो बंद कर दूंगी, नेक्स्ट फिर मैं बताऊंगी। तो आता है दूध के प्रकार। पहला है वसा रहित दूध, जिसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं। जिस दूध में वसा की मात्रा 0.05 से 1% वसा होती। कितनी, मतलब जिसमें वसा निकाल लिया जाता है 0.05 से लेकर कितने प्रतिशत, 1% वसा होती है, वह क्या कहलाता है, वसा रहित दूध कहलाता है। उसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है, स्प्रेटा मिल्क भी कहते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत वसा निकाल होती है, तो 0.05 से लेकर 1% वसा होती है। उस मिल्क को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वसा रहित मिल्क या स्किम्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है। और इसे सप्रेटा मिल्क भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, सप्रेटा मिल्क भी कहते हैं। वसा रहित दूध तैयार करने हेतु मशीन से अथवा क्रीम सेपरेटर से मक्खन निकाला जाता है। जो दूध हम लोग लेते हैं ना, जो ये अमूल वाला पैकेट वाला, या आजकल जो ये ग्वाला देते हैं बाल्टे में दूध, वो भी क्या करते हैं, उसके पहले उसका मक्खन निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है, देखिए कभी कभी मलाई पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है, कभी कभी दिखता है, जैसे पायस मैंने बोला ना, पायसीकरण। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कच्चे दूध के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं, मक्खन के छोटे छोटे बूंद टाइप के दिखते हैं। तो वही चीज़ें क्या होती है, पायस होता है। तो वही चीज़ें क्या, उसको सेपरेटर क्या होता है, मशीन से क्या कहता है, मक्खन निकाल लिया जाता है। मक्खन निकल जाने से इसमें वसा घुलनशील विटामिन, विशेषकर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। मक्खन में क्या होता है, विटामिन ए का इनरिच सोर्स होता है ना, मक्खन अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ए का। तो जब मक्खन निकाल लिए तो वसा निकल गई, तो विटामिन ए की मात्रा कम हो गई। इस कारण वसा रहित दूध छोटे शिशुओं के पोषण हेतु उपयुक्त नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। परंतु प्रौढ़ों, मोटापा के रोगियों एवं बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। क्यों उपयुक्त होता है, क्योंकि वसा का डाइजेशन हमें प्रॉब्लम करता है। वसा के ज़्यादा उपयोग से क्या हो जाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो खून की जो नलियां हैं रक्त की, वो क्या हो जाती है, उनमें क्या हो जाता है, थक्के के रूप में जमने लगता है। इससे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, जो दाल के समान दिखता है। एथेर और क्लोरोसिस, इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो वही क्या होता है कि जो ये वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स में जो सिराएं और वेन होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जम जाते हैं। मक्खन जाते जाते क्या होता है, जम जाते हैं। जब ब्लड इनको ऐसे ऐसे ब्लड इसमें से जाता है तो उसको क्या होता है, रुकता है ब्लड, क्योंकि ये इनके बीच में ये जमे होते हैं, तो क्या होता है, रुकता है। इसीलिए एडल्ट लोगों को, जो मोटे लोग हैं, इन लोगों को क्या किया जाता है, ये उनके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन बच्चों को विटामिन ए की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके बढ़ने की उम्र होती है, ठीक है। उनके अंगों का विकास होते रहता है, तो उनको प्रचुर मात्रा में सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनके लिए अच्छा होता है। वसा न होने के कारण इस दूध को अधिक समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। यह दूध सस्ता भी होता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है टोन्ड मिल्क। वसा रहित दूध, स्किम्ड मिल्क को गाय या भैंस के दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया दूध टोन्ड मिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टोन्ड कहलाता है। वसा रहित मतलब स्किम्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क क्या होता है, तो टोन्ड मिल्क होता है, टोन्ड मिल्क बराबर, टोन्ड मिल्क बराबर, सॉरी, एल बराबर, एक तो स्किम्ड मिल्क ले लो, स्किम्ड मिल्क प्लस काऊ या बफेलो का मिल्क, ठीक है, समझ आए, क्या काऊ का मिल्क या बफेलो का मिल्क, और एक आपने वसा रहित दूध, दोनों को मिला के क्या टोन्ड मिल्क बनता है। बस ये सिंपल सी बात। गाय या भैंस के ताजे दूध में वसा रहित दूध का पाउडर, स्किम्ड मिल्क, सॉरी ये बता रहे थे, वसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर संपूर्ण दूध का मतलब समझ रहे, जो दूध हम यूज़ करते हैं वही संपूर्ण दूध है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें, और वो भी कौन, प्योर दूध की बात हो रही है। संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया दूध टोन्ड मिल्क कहलाता है। इस दूध में वसा की मात्रा 3% तथा सॉलिड नॉन फैट SNF 8.5% होता है। सॉलिड नॉन फैट कितना होता है, तो 8.5 होता है। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 8.5% होता है। SNF का फुल फॉर्म सॉलिड नॉन फैट होता है। आगे मैं इसके बारे में भी आपको क्लियर करूंगी, बता दूंगी एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड का मतलब 2 जानवरों का दूध होगा, ठीक है, यही चीज़ होगा। गाय या भैंस के ताज़े दूध में वसा रहित दूध का पाउडर का वसा रहित दूध तरल रूप में मिलाकर यह दूध तैयार किया था। इसमें क्या किया जाता है, गाय या भैंस के ताज़े दूध में वसा रहित दूध का पाउडर
वसा रहित दूध तरल रूप, मतलब वसा रहित पाउडर और वसा रहित तरल दूध प्लस गाय या भैंस का दूध मिला करके तैयार किया जाता है। इसमें वसा की मात्रा टोंड दूध की अपेक्षा आधी मात्रा रह जाती है। जो आपने क्या देखा था, वसा की मात्रा जो टोंड मिल्क होता है उससे भी कम इसमें क्या होता है, फैट होता है। देखो आधा रह जाता है 1.5। उसमें आपने क्या देखा था, 3% था ना, और SNF कितना था, 8.5। तो SNF तो इसमें बराबर रहेगा 8.5, लेकिन जो इसमें ये रहेगा क्या कहते हैं, क्या यार, वसा की मात्रा वो क्या हो जाती है, 1.5 रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिल्ड दूध। अभी मैं इस चीज़ों को ना छोटे छोटे में आपको बता दूंगी। फिल्ड दूध, यह दूध वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल, जल तथा सप्रेटा दूध के पाउडर से तैयार किया था। पहले बात क्या, वनस्पति फिल्ड दूध, ध्यान देना, इसमें वेजिटेबल ऑयल प्लस स्किम्ड मिल्क या सप्रेटा दूध, इसको ये मतलब कैसा दूध जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो, ठीक है, वो दूध सप्रेटा पाउडर, वो भी दूध ना पाउडर से तैयार किया जाता है। विटामिन की पूर्ति हेतु इसमें क्या किया जाता है, विटामिन ए मिलाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, विटामिन ए मिलाया जाता है। किस लिए, विटामिन की पूर्ति के लिए। इसमें वसा की मात्रा 3.5 तथा SNF 8.5 होता है। वसा की मात्रा कितनी होती है, 3.5। सबसे कम वसा की मात्रा किसमें अभी तक देखा आपने, तो आपने डबल टोंड में देखा। ठीक है, SNF सब में बराबर 8.5 ही होता है। इसका पोषण मूल टोंड दूध के समान होता है। कितना होता है, टोंड दूध, जो आपने ऊपर देखा था। संपूर्ण दूध पाउडर, होल मिल्क पाउडर, इस प्रकार के दूध तैयार करने हेतु दूध में उपस्थित जल को वाष्पीकरण किया जाता है। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, दूध जैसे आप दूध बॉयल करते हो, मतलब दूध से क्या होता है, भाप उठती है ना, उठते उठते क्या होता है, आपका दूध मोटा हो जाता है। मोटा होने को क्या कहते हैं, खोआ बन जाता है ना, मोटा हो जाता है तो क्या होता है, पानी उसका उड़ जाता है, तभी वो खोआ बन जाता है। ठीक है, तो वही उसी को, वही क्रिया क्या है, वही क्रिया वाष्पीकरण होती है। दूध में उपस्थित ठोस को पाउडर के रूप में परिवर्तित किया था। जैसे जो खोआ बन गया ना, जैसे सारा पानी उड़ गया, आपका मोटा दूध हो गया, खोआ बन गया आपका, उसी को क्या कहते हैं, पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उसको परिवर्तित करने की विधियां हैं, एक रोलर या ड्रम द्वारा, स्प्रे द्वारा सुखाना। ये दो तरह, रोलर या ड्रम का मतलब ड्रम ऐसे ऐसे होगा, जैसे रोलर या जो ड्रम लिखा है, मान लीजिए एक रोलर है ये, ठीक है, ये मशीन से चलता होगा, ये बड़ा सा रोलर होगा, ये मतलब एक लोहे का या किसी धातु का बना रोलर होगा। दूध क्या किया जाएगा, मिल्क को इस पे क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा। ठीक है, और ये चल रहा है और ये बहुत गर्म है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। जब इस पे मिल्क ऐसे गिराया जाएगा तो इस पे मिल्क क्या होगा, इसके मतलब गिरते ही क्या होगा, इसके जो जल की मात्रा होगी वो उड़ जाएगी, इसकी जल की मात्रा उड़ जाएगी और जो ठोस पदार्थ होगा वो पाउडर के रूप में बन जाएगा। ठीक है, स्प्रे का मतलब गर्म हवा दे करके। ठीक है, तो देखो लिखा है, इस विधि में गरम रोलर्स के रूप में गरम रोलर को रूप में डुबोए जाते हैं, जिससे दूध सूखकर बेलनों पर चिपक जाता है। बेलन आपको मैंने दिखाया ना, इस पे क्या होता है, ये चिपक जाता है दूध, और जो पानी जल होता है वो उड़ जाता है, चिपक जाते हैं, जिसे खरोच कर पाउडर, मतलब खुरुच करके, मतलब जो रोलर पर से खुरुच करके उसको पाउडर बनाया जाता है, वही दूध वाला पाउडर। ठीक है, स्प्रे द्वारा सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, इस विधि से दूध के पाउडर को बनाने के लिए गर्म बेलनों पर जाली से दूध को छिड़काव किया जाता है। तत्पश्चात गर्म हवा, स्प्रे में क्या आता है, गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है। रोलर ड्रम द्वारा सुखाने में क्या किया जाता है, तो उसमें दूध गिराया जाता है, वो बेलनों पे दूध चिपक जाता है, पानी उड़ जाता है, खुरुच करके दूध उतार लिया जाता है। बस यही है, गर्म हवा के द्वारा मतलब प्रवाहित किया जाती है। गर्म वायु के संपर्क में आकर दूध में उपस्थित जल का वाष्पीकरण हो जाता है। जैसे स्पिनरेट था ना, जब स्पिनरेट से धागे बनाते हैं तो क्या होता है, लास्ट में जो वो निकलता है, वो रेशा जब मेल्ट कंडीशन में निकलता है तो इस पर स्प्रे ड्रायर करते हैं ना, तो सूखते हुए रेशा बनता है और क्या होता है, स्पूल पे लपेट लिया जाता है। तो वही बस यहाँ भी है। तथा ठोस पदार्थ जो छोटे छोटे कणों में होते हैं, खुरुच कर अलग कर लिया जाता है। स्प्रे ड्रायर द्वारा तैयार दूध की घुलनशीलता ड्रम ड्रायर की अपेक्षा अधिक होती है। कोई चीज़ जब खुरुच करके हटाएंगे तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्या वो चिपक गया कहीं ना, तो पपड़ी टाइप का होगा, वो कैसा होगा, पपड़ी टाइप का होगा। लेकिन जब किसी चीज़ पे हवा दे के हटाएंगे तो धीरे धीरे उसका मॉइस्चर कम होगा, तो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा पाउडर बनेगा। बस ये इतनी सी बात इसमें बताएगी। दूध के पाउडर में प्रोटीन 26%, वसा 26% और जल 5% होता है। जल ही तो हटा देते हैं, 87 से 88% जहाँ जल होता है, पूरा जल हटा के 5% पे ला कर छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ समझ जाओ, प्रोटीन कितना हो गया, 26%, वसा कितनी हो गई, 26। यहाँ इन चीज़ों की मात्रा बढ़ गई और जल की मात्रा कम हो गई। कितने प्रतिशत, 5%। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट आता है नंबर 6 पे, वसा रहित दूध पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर।
वसा रहित दूध पाउडर को सपरेटा दूध पाउडर भी कहते हैं। जब स्किम्ड मिल्क को सपरेटा कहते हैं, स्किम्ड कहते हैं, वसा रहित कहते हैं, तो सपरेटा दूध पाउडर कहते हैं। यह वसा रहित दूध से तैयार किया जाता है। पाउडर तैयार करने हेतु वही विधि अपनाई जाती है जो संपूर्ण दूध मतलब ड्रम द्वारा और स्प्रे द्वारा वही विधि अपनाई जाती है। वसा रहित दूध पाउडर में प्रोटीन की मात्रा 35%। वसा क्या होती है 0.5, वसा रहित है तो वसा नहीं होगी, 0.5 से 1% होगा, जो कि स्किम्ड मिल्क में जितना था। वहाँ पे भी देखिए 0.5 ही था और 1 था, मतलब 0.5 से 1 था, यहाँ पे भी उतना है। पर यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो गई, 35% हो गई। कैल्शियम और विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में होता है, परंतु विटामिन ए एवं वसा का सख्त अभाव हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, विटामिन ए का, किसका, विटामिन ए एवं वसा का सख्त अभाव होता है। किस मिल्क में, तो आप बताएंगे जो दूध वाला पाउडर है। कौन सा दूध वाला पाउडर, तो स्किम मिल्क पाउडर। स्किम मिल्क पाउडर में विटामिन ए की मात्रा कम होती है, वसा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कितनी, 35%। और जो होता है वसा की मात्रा तो इसमें निकाली ही जा रही है, 0.5 से 1% होगा। कैल्शियम और विटामिन बी भर जाता है, मतलब इनरिच हो जाता है, भरपूर हो जाता है। यह दूध शिशु के पोषण हेतु उपयुक्त नहीं है। ध्यान देना, क्या है, नहीं है। मोटापे के, प्रौढ़ों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, इनके लिए ज़्यादा लाभकारी है। नेक्स्ट आता है संपूर्ण दूध, होल मिल्क। ये वे दूध होते हैं जो जानवरों के स्तनों से निकाले जाते हैं। इनमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी, जो हम यूज़ करते हैं। कहते हैं ना भैया हमको पानी वाला दूध मत देना, मिलावट वाला दूध मत देना, वही ये होल मिल्क होता है। इनमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं बढ़ते अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह दूध शिशु पोषण एवं बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायी होता है। ठीक है, मैं आप ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी तक मैं आप संपूर्ण दूध तक बताई हूँ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट मैं कल बता दूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।